नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जिसकी पूरी देश में चर्चा भी है। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का कल बड़ा फैसला आया और आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपए के नए नोट नहीं जारी करने की आदेश दे दिए हैं। नवंबर 2016 में ये नोट जारी हुए थे और अब ये फैसला आया है कि 2000 के नोट वापस किए जाएंगे। मार्केट में तकरीबन 268 करोड़ रुपए की 2000 रुपए वाले नोट इस वक्त मौजूद हैं और 4 साल से कोई भी 2000 का नोट छपा नहीं है और अब इसको सर्कुलेशन से बाहर करने की आदेश भी आ गए हैं। हालांकि ये नोट फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे और 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों में जाकर बदला जा सकेगा। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोटों के आरबीआई में जाकर बदलने की मोहलत दी जाएगी। जिनके पास ये नोट रहेंगे वो आरबीआई में जाकर अपने नोट बदल सकेंगे। तो 2000 रुपए का नोट सबसे बड़ी करेंसी कुछ दिनों बाद इतिहास हो जाएगी। आरबीआई ने इस गुलाबी नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सोलह की नोटबंदी का काल आपने देखा, जब 500 के नोट भी बंद हुए और 1000 रुपए के भी, जब सैकड़ों लोग बैंकों के सामने घंटों लाइन लगाकर खड़े रहे। लेकिन नए नोटों में शुमार 2000 के नोट की शुरुआत हुई तो हर कोई हैरान रह गया। पहले नोटबंदी पर सरकार कटघरे में खड़ी हुई, फिर 2000 के नोट लाने पर। अब 2000 के नोटों की वापसी पर सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आज फिर से ऐसी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि बिना विचारे की गए हुए डिसीजंस की वजह से आज पूरे देश के लोगों को लग रहा है कि पूरे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल है। 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं, तो आरबीआई ने क्या कहा है, जानिए। सितंबर तक नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। 30 सितंबर तक आप नोट बदल सकेंगे। एक बार में एक दिन में 20,000 तक के नोट बदले जा सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक 2018-2019 में ही 2000 रुपए का नोट को छापना बंद कर दिया गया था। अब सरकार का ये फैसला काले धन पर फिर से प्रहार है। आतंकवाद को लगेगी गहरी चोट, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी लगेगा ब्रेक, नकली नोटों की छपाई पर लगाम। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई के अनुसार 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट छपने बंद कर दिए गए थे। 2000 रुपए के नोट बंद होने के फैसले पर 18 और स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से खास बातचीत की। वित्त सचिव ने यह कहा कि सरकार का फैसला नहीं बल्कि आरबीआई का फैसला है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि 2000 रुपए के नोट की ट्रांजैक्शनल वैल्यू अब खत्म हो गई है, जिसके चलते यह फैसला लेना पड़ा। Secretary Sonathan, good morning. Thank you for taking time out. It's been a hectic last 24 hours for, I'm sure, for everybody in the administration. But everyone is curious to understand, Secretary Sonathan, that what really has prompted the government to go ahead with this move? Well, first of all, this is a move by the Reserve Bank, not by the government. And secondly, these are things which need to be done in normal times when there's normalcy in the economy. There is now normalcy in the economy. We are growing at a reasonable pace. Inflation is under control. So this is the time when necessary steps like this, where we can choose the timing, are to be taken. And this is a step which is useful because it reduces the use of these high denomination notes, which internationally are known to be prone to various problems. So these were necessary at a particular point of time, and they have had their use. We no longer need them for the functioning of the economy. They are hardly ever used in transactions, and we have a very strong increase in digital payments. So the transactional need for 2000 rupee notes no longer exists. So it's an appropriate time at which
to make this move. It's being made in a very calibrated and careful way, no disruptions. It remains legal tender, and it will be available for use, and it can be exchanged up to 30th September. Secretary Sotan, but the total currency under circulation in the 2000 rupee denomination has dramatically come down, and it was coming down in a very linear manner. So was this move really required? I think it's a necessary and desirable move because it accelerates the exit of the 2000 rupee notes, especially those that are in storage and not used for transactional purposes. And, these notes, because there's been no printing from 2018-19, their quality has been deteriorating. And therefore, it's a necessary and desirable step. Secretary Somnathan, the deadline given here is September, and about 10% of the total currency under circulation is in this 2000 rupee note. If Reserve Bank of India and other banks are not able to reach that number of 7-8% by the time the December deadline is there, could the deadline be extended? That's a matter for the Reserve Bank to decide at the appropriate time. I am not in a position to comment on it. Secretary Somnathan, when demonetization happened, the 1000 rupee note was banned, the 2000 rupees note was came into circulation. Could we be going back to another denomination of note, or it will only remain at 500? To the best of my knowledge, it will only remain at 500. Is there the whole purpose of demonetization? I'm taking the clock back, sir. Allow me to take the clock back. Was done to really kill the menace of black money in the system. Is there any evidence which government currently has that it also could have an impact on the black money in the system? The demonetization did have a very positive effect on black money. It resulted in the discovery of a lot of information about non-tax paid monies, and the operation that was launched after that has been one of the causes of substantial growth in direct tax collections over the last few years. So it has been successful in its aim of reducing black money. In this particular case, what will its effect be is difficult to state in advance because it's a different kind of move. It remains legal tender and the exchange is permissible. However, I think any reduction in high denomination notes in any economy makes it less easy for illegal transactions and for black market transactions, black money transactions to happen. This is not an Indian phenomenon. This is a global phenomenon. Globally, high denomination notes like the 100 euro note or the $100 note are known to be prone to improper activities. So any reduction in the circulation of high denomination notes is desirable in the long run. Can I also say that this is a firm endorsement which is in line with the Prime Minister's vision that the Indian economy is becoming much more digital, and now Indian economy, perhaps the currency and the circulation naturally will start coming down? It's certainly a step in that direction, and as you can see, our payment systems are now very mature. Our digital payment systems are among the best in the world, and this is probably the only country where a vegetable seller or a vendor on the street accepts and makes electronic payments and is also able to access loans based on electronic receipts and payments. So the need for high denomination currency notes has declined drastically in the last few years, and that is definitely a success. And I would say it's also a success that has occurred partly because of demonetization. And this, therefore, is, yes, you're right. I mean, it does follow in the same direction. When you say the government feels this is the right time to perhaps incorporate this move, can I request you to define what is right according to you? What is right is a time when the economy is functioning normally with no abnormal events and no exogenous shocks, etc. So this is a very normal time. This is a good time to do it. It would not have been a good time to do it in COVID. It would not have been a good time to do it when the Ukraine war had broken out. Secretary, I'm just going to take the liberty of extending my appointment by two more questions. And there is some more clarity which has come on TCS issue late evening in terms of how the limits on credit cards and debit cards have been extended to 7 lakh rupees.
Was there a thought behind just coming at the number of 7 lakh rupees, and why 7 lakh rupees? Why not 5 lakh or why not 10 lakh? Yeah. The limit was, first of all, the 7 lakh rupees is the same limit as is available for education and for health. So the existing provisions on education and health, there was a threshold of 7 lakhs. Therefore, to unify the threshold, this has also been kept at 7 lakhs. It's just to have ease of understanding and administration rather than having a different threshold. Sir, but from an individual standpoint, since this is TCS, and this can again be compensated with your final tax collection, at a time when government is trying to make the entire tax and income tax process very easy, and it has worked brilliantly in that direction, won't this be adding ultimately one more layer? No, it won't. It will be this TCS will get adjusted as smoothly as any other TDS or TCS that's going on in the economy. If you're spending more than 7 lakhs through credit and debit cards, outside the education and health purposes, if you're up to 7 lakhs, there will be no TCS. Beyond 7 lakhs, the TCS will automatically appear in your Form 26AS, and it will then be available to you to reduce advance tax payments, to adjust your TDS payments, and to claim refunds as the case may be. And with the exclusion of the first 7 lakhs, this doesn't really affect anyone whose tax bracket is very low. Sir, I'm surprised and also happy and delighted with the RBI dividend which was announced yesterday. I'm not completely surprised. It is higher than last year, but of course it is, it is always beneficial if revenues increase. But I don't anticipate the aggregate government's revenue to increase. I think budget estimates in aggregate for non-tax revenues will probably remain correct. So I'm just going to again take the liberty of asking one final question. Things are really looking up on GST tax run, direct tax collection, RBI dividend. Looks like the year is going to be a year of full of good surprises for the government and for everybody. I am not an astrologer, so I wouldn't predict anything. I hope you're right. But mathematically, sir, it makes sense in way how things are moved. Yes, so far it looks good, and I hope you are right. Really appreciate the time, sir. Thank you so very much for joining us with your valuable inputs. Thank you. तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से ये खास बातचीत हुई और मकसद ये था इस बातचीत का कि समझने की कोशिश की जाए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्यों ये 2000 रुपए के नोट यहां से डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया गया है। हालांकि वित्त सचिव ने कहा कि ये पूरी तरह से आरबीआई का फैसला है, लेकिन जो भी हो ये बहुत सही टाइम पे फैसला किया गया है, क्योंकि अब रोजमर्रा के लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन 2000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले के बाद नुक्कड़ चौक चौपाल से लेकर सोशल मीडिया पर कंफ्यूजन और सवालों को देखने को मिल रहे हैं। 2000 रुपए के नोट बंद होने से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए, जो मन में सवाल उठ रहे हैं 2000 रुपए के नोट्स को लेकर, तमाम सवाल हैं, जरा उनको आप सवाल भी बताइए आप और उनके जवाब भी बताइए आप। जी हाँ, 2000 रुपए के नोट का एक्सचेंज तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स हैं और वो खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए हमने कोशिश की कि बिल्कुल फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाएं। जो पहला मिथ है वो हमने देखा कि ये है कि कई सारे लोग इसको डीमोनेटाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन में आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को क्लियर कर दिया गया था कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वहीं आप 19 मई के अनाउंसमेंट को देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो यहां पर बार बार मेंशन किया गया है कि जो 2000 रुपए का नोट है आपके पास वो लीगल टेंडर बना रहेगा। तो सबसे पहली बात यही है कि 30 सितंबर हो या उसके बाद ये जो नोट की वैल्यू है वो बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन आपका ऑब्वियस सवाल ये होगा कि उसके बाद क्या होगा, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन आपके काम की बात सबसे जरूरी इस समय ये है कि ये जो 2000 रुपए के नोट हैं वो डिपॉजिट भी किए जा सकते हैं और एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सीमा या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्सचेंज करना है तो वो 23 मई से शुरू होगा
और इसके लिए बैंकों को तैयार रखने के लिए समय दिया गया है 2 से 3 दिनों का। यहाँ पर अगर हम एक्सचेंज ऑफ नोट्स की बात करें तो एक बार में आप बैंक में जाकर 20,000 रुपए तक एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं और वहाँ पर अगर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से अगर आप रुपए को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 2,000 के 2 नोट आप एक बार में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि 4,000 रुपए। जो आरबीआई का एक और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है वो जरूरी है कि किसी भी बैंक का कस्टमर कहीं पे भी जाके ये नोट है एक्सचेंज करा सकता है। अब एक और ऑब्वियस सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत क्या पड़ी इस तरीके के एक्सचेंज को करने की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर यही कहना है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है। 2018-19 के बाद 2,000 रुपए की जो प्रिंटिंग थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, इसीलिए 4 से 5 साल होने के बाद रिजर्व बैंक की मंशा यही है कि जो सिस्टम से नोट है वो वापस आ जाए। अभी हम कुल अगर इस नोट के अमाउंट की बात करें तो सिस्टम में करीब 10.8% तक टोटल करेंसी का जो नोट है वो 2,000 रुपए का नोट है और इसकी टोटल वैल्यू की बात करें तो वो 3.62 लाख करोड़ है। तो उम्मीद यही है कि 30 सितंबर तक ये जो नोट्स हैं वो सिस्टम में वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल लेकिन इसके बावजूद यही रहता है कि 30 सितंबर के बाद आखिर आपके जो 2,000 रुपए के नोट हैं अगर आप इसको किसी भी तरीके से डिपॉजिट करना या एक्सचेंज करना भूल जाते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये आपके जो 2,000 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू बकाया रहेगी और आप इसको बैंकों की बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इस सब में ज़रूरी चीज़ यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बार बार कहना यही है कि रेगुलेटर की जो समय सीमा है अगर 30 सितंबर तक की बात करें तो फिलहाल तो ये एग्जैक्ट इतनी ही समय सीमा दी गई है 4 महीने की, लेकिन क्लोजर टू द डेट एक बार फिर से इस सिचुएशन को रिव्यू करा जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको ज़रूरी ध्यान यही रखना है, किसी भी तरीके के मिथ पे ध्यान नहीं देना है और साथ ही अपने बैंक से संपर्क में रहिए। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो 2,000 रुपए के नोट को लेकर क्या खबरें आ रही है, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और उसका निवारण क्या है, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है वो बहुत ही विस्तार से अंकुर ने आपको समझा दिया है। लेकिन अब रुख करते हैं पीएम मोदी के विदेश दौरे की। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आज मुलाकात हुई है। ये मुलाकात ऐसी समय हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसके पहले पीएम मोदी और जेलेंस्की कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। युद्ध के बीच ये पहली बार आमने सामने मुलाकात थी। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान में हैं और कल पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की थी। बात करेंगे अब कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धरमैया की ताजपोशी हो गई है। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। डिवीज लैब ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, ये बता रही है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। इस बार डिवीज लैब के नतीजे अगर देखें तो अच्छे नतीजे आए हैं, जहां पे कंपनी की आय और EBITDA अनुमान से बेहतर रही है, पर मार्जिन और मुनाफे का जो फिगर है अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखा है। कंपनी की आय की बात करें तो 1950 करोड़ के आसपास कंपनी की आय दर्ज हुई है। EBITDA का फिगर 490 करोड़ के आसपास है और कंपनी के मार्जिन्स करीब 25% पे आते हुए दिखे हैं, जो कि पिछली तिमाही 24% पे थे, तो 1% की वहाँ पे बढ़त हमने ज़रूर देखी है। मुनाफे के फ्रंट पे लगभग सपाट ग्रोथ रही है तिमाही दर तिमाही। इस बार कंपनी ने 321 करोड़ अपना मुनाफा दर्ज किया है। तो नतीजे बहुत खराब नहीं है, पर मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव साइड आती हुई दिखी है, जहां पे उन्होंने बोला है कि आगे चल के जो कच्चे माल की लागत है वो धीरे धीरे करके कम होने की उम्मीद है, जिसके चलते इनके मार्जिन्स को आने वाले समय में सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 90% जो है कंपनी अपनी आय एक्सपोर्ट बिजनेस से लाती है। इस बार अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके कस्टम सिंथेसिस और साथ ही API, ये दोनों में ही अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है और आगे चल के कंपनी पूरे वित्तीय वर्ष FY24 के लिए
डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। कॉन कॉल में ये कंपनी ने बोला है कि तिमाही दर तिमाही देखें तो आरएम का जो कॉस्ट है वो कम ज़रूर हो रहा है। हालांकि अभी भी कंपनी के पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो कि महंगे दामों पे है, तो हो सकता है कि थोड़े समय उसका एक इम्पैक्ट दिखे, बट अगर लंबे समय में देखें तो साल के अंत तक चीज़ें प्राइसेस स्टेबलाइज होने चाहिए, ऐसी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। तो अच्छे नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। और वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेशों में खर्च पर लगने वाले टैक्स पर सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 7 लाख रुपए के खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए मामला क्या है और क्या इस पर ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? सो ये 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की जब घोषणा हुई थी तो उसके बाद बहुत सा अपोजिशन हुआ इसका। ट्रैवल एजेंट्स जो बाहर जाने वाले हैं वो उन सब ने बहुत इसका ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सब जगह इसका विरोध हुआ। सरकार कल ने इसका रिलैक्सेशन 19 मई को किया और कहा कि अब ये सिर्फ लागू होगा 7 लाख स्पेंडिंग के ऊपर। ये 7 लाख स्पेंडिंग हर आदमी को हर फाइनेंशियल ईयर में एक आदमी के लिए अलाउड है। उसके ऊपर ये 20% टीसीएस लगेगा जो बाद में आप रिटर्न में वापस भी ले सकते हैं। काफ़ी विरोध हो रहा था इसका क्योंकि अभी छुट्टियां आने वाली हैं। काफ़ी लोगों ने टिकट बुक करा ली और वो जाने वाले थे अपनी विदेश यात्रा पे, पर वहाँ पे 20% टैक्स देना किसी भी खर्चे पे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे उनको ना गवार गुजरता, इसीलिए इसका काफ़ी विरोध हो रहा था। सरकार ने क्लैरिफाई किया ये नहीं होगा अब 7 लाख रुपए तक। इसके अलावा जो हेल्थ में और एजुकेशन में पैसा जो बाहर देते थे, इन कामों पे जो खर्च करते थे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए, वो जारी रहेगा। सो ये रिलैक्सेशन आया है और सरकार ने ये जो है रूल नया जारी किया है। ठीक है, शुक्रिया सुमित। और अब रुख कर लेते हैं बाजार की खबरों का। डेट सीलिंग को लेकर गतिरोध फिर पैदा होने से अमेरिकी बाजारों में कल दबाव हमें देखने को मिला। डाउ करीब 100 अंक गिरकर 33,500 के नीचे बंद हुआ। वहीं नैस्डैक 0.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो अमेरिका के तीनों इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है। हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बयान के बाद अमेरिका में डेट सीलिंग को लेकर बात बनने की उम्मीद थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधियों की बातचीत से पीछे हटने से फिर गतिरोध बढ़ता नजर आ रहा है। उधर ब्याज दरों को लेकर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान से अमेरिकी बाजारों को राहत मिली। पावेल ने कहा कि दरों में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी जितना लोग अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और मारुति जिम्नी के आने से ऑफ रोड एसयूवीज में मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। थार को जिम्नी से तगड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद है। क्या जिम्नी थार पर भारी पड़ेगी, बता रही हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी हाँ, इस हफ्ते आने वाली है मारुति सुजुकी की जिम्नी। उसका लॉन्च इसी हफ्ते होने वाला है, जहाँ पे कंपनी जो ऑटो एक्सपो में उन्होंने इस गाड़ी का शोकेस ज़रूर किया था, बट उसके प्राइजेस का काफ़ी इंतज़ार था लोगों को, तो अब वो कंपनी बताने वाली है। और माना यह जा रहा है कि जो इसका कंपेटिटर है महिंद्रा थार, उससे सस्ती गाड़ी वो निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जहाँ पे मारुति जिम्नी जो है लीड करती हुई नज़र आएगी। अगर आप देखें तो दोनों ही गाड़ी जो हैं ऑफ रोड एसयूवीज़ की कैटेगरी में आती है। हालांकि काफ़ी नीश सेगमेंट है ये, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पे महिंद्रा थार आपको डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में दिखेंगे, मारुति जिम्नी केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही ला रही है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि मारुति जिम्नी लीड करती हुई नजर आए, क्योंकि महिंद्रा थार 2 वेरिएंट्स में आती है। एक होती है इनकी 2 व्हील रियर ड्राइव और साथ ही एक 4 व्हील ड्राइव, जो कि थोड़ी सी महंगी होती है। और अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 10.5 लाख से 16.5 लाख आती है। वहीं मारुति जिम्नी की उम्मीद है कि ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में, अगर AWD ड्राइव में आपको मिल सकती है 10 से 12 लाख के बीच में। अब कंपनी से जानना होगा कि कैसे कौन सी प्राइसिंग वो तय करते हैं। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि महिंद्रा थार कई सारे और चीज़ों में लीड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये गाड़ी लंबी है, ये गाड़ी जो है थोड़ी सी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। और एक बात इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो 60 to 70% थार की सेल्स है वो डीजल वेरिएंट से आती है। जिम्नी डीजल नहीं से केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आपको दिखेगी। बट इसके अलावा ना ही सिर्फ प्राइसिंग के फ्रंट पे मारुति जिम्नी लीड करती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बात करें तो मारुति की जिप्सी, आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरी स्पेस को डोमिनेट किया था, तो उसको लेकर भी कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सेल्स नंबर पे बात करें तो महिंद्रा थार लगभग 5,000 की बिक्री दिखाती है हर महीने। मारुति जिम्नी के अभी करेंट बुकिंग्स की बात करें तो 27,000 पे है और एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि 2,500 पर महीने के आंकड़े से ये बुकिंग आ सकती है। तो एक टफ कंपटीशन इस स्पेस में हम आते हुए देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा प्राइसिंग देखना।
ठीक है, थार को जिम्नी की ललकार मिल रही है, लेकिन कीमत क्या होती है उस पर हमारी खास नजर रहेगी। लेकिन आम लोगों के बीच ईटी नाउ स्वदेश की बढ़ती पैठ को इंडस्ट्री ने भी माना है। ईटी नाउ स्वदेश को कमोडिटी सेगमेंट में इमर्जिंग बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला है। देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटीज एक्सचेंज NCDEX ने अवार्ड दिया है। मीडिया कैटेगरी में सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश को अवार्ड मिला है। इंडस्ट्री के दिग्गजों की मौजूदगी में ईटी नाउ स्वदेश को यह सम्मान मिला। और इसी के साथ स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।